नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंदो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 90 के दशक में दिखाए जाने वाले धारावाहिक जी हॉरर शो ने एक ऐसा डर का माहौल बना दिया था जो आज भी कायम है। जी हॉरर शो के जो फैंस हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ, आज भी यूट्यूब पे उसके अलग एपिसोड्स को खंगालते हैं और अलग अलग कहानियों को ढूंढते हैं और उसको देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन जितनी भी कहानियाँ अवेलेबल हैं उसमें कोई शक नहीं है, जो सबसे डरावनी कहानी थी वो तड़प थी। पर इस वीडियो में मैं तड़प के बारे में बात नहीं करूँगा। तड़प अगर आपने धारावाहिक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिसमें एक डायन जो होती है घर घर जा कर के गाँव वालों से रोटी मांगती है और उनका शिकार करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी की जो जी हॉरर शो में दिखाई गई थी, और आप ये लगा लीजिए कि सबसे डरावनी कहानी है ये। और इस कहानी का नाम था धोखा। और ये जब जी हॉरर शो का आप लगा लीजिए 55 एपिसोड नंबर आप कह सकते हैं। हालांकि जो ऑनलाइन जो एपिसोड नंबर 55 है वो कहानी दिखाएगा नहीं, पर जब आप विकिपीडिया में उसको सर्च करते हैं तो जो धोखा जो कहानी है वो एपिसोड नंबर 55 से स्टार्ट हुई थी और ये 10 एपिसोड्स की कहानी थी और एपिसोड नंबर 65 तक गई। तो दोस्तों, बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है धोखा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक गांव की कहानी है। इस गांव का नाम होता है रामगढ़, और इसी गांव से आप ये लगा लीजिए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल होता है। और उस जंगल में एक काफ़ी वृद्ध महिला, एक बूढ़ी औरत वहाँ रह रही होती है कुटिया बना करके। गांव वालों का ये मानना होता है कि वो जो बुढ़िया है वो लगभग 150 साल से वहाँ रह रही है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक गांव की कहानी है। इस गांव का नाम होता है रामगढ़, और इसी गांव से आप ये लगा लीजिए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल होता है। और उस जंगल में एक काफ़ी वृद्ध महिला, एक बूढ़ी औरत वहाँ रह रही होती है कुटिया बना करके। गांव वालों का ये मानना होता है कि वो जो बुढ़िया है वो लगभग 150 साल से वहाँ रह रही है। तो कहने का मतलब है कि वो जो बुढ़िया की जो उम्र है, गांव वालों का ये मानना है, क्योंकि 150 साल से तो वहाँ पे रह रही है वो, तो उस औरत की जो उम्र है वो 200 साल से ऊपर की ही लोग मान रहे थे, गांव वाले जो हैं। तो दोस्तों, जो गांव वाले थे उस बुढ़िया से काफ़ी खौफ खाते थे, और गांव वालों का यही मानना था कि ये जो बुढ़िया है जो 200 साल से भी ऊपर की है, वो कोई आम बुढ़िया नहीं है, वो एक चुड़ैल है। और लोगों का ये भी मानना है कि ये जो चुड़ैल है ये धीरे धीरे करके सारे गांव वालों को मार रही है और कई सालों से अपना शिकार कर रही है। तो दोस्तों, होता क्या था कि जो बुढ़िया थी, जो काफ़ी 200 साल से ऊपर की जो बुढ़िया कुटिया बना कर रह रही थी, उसकी एक ख़ास बात थी। वो क्या करती थी कि महीने की हर 13वीं तारीख को गांव में बने तालाब में कपड़े धोने जाती थी। और गांव वालों का ये मानना था, उनकी मान्यता थी कि वो बुढ़िया जिस रंग के कपड़े अगर वो धो रही है उस तालाब में, और अगर आपने वो उसी रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो आपकी उसी रात मौत हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांव वालों ने तो एक स्पेशल ड्यूटी लगा रखी थी 1-2 बंदों की, जो उस बुढ़िया को देखते थे कि आज ये कौन से रंग के कपड़े धोने वाली है, क्योंकि पूरा गांव उससे खौफ खाता था और उससे सीधी टक्कर लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो ऐसा ही होता था, जिस दिन जो बुढ़िया है वो कपड़े धोने के लिए आती थी, जिस रंग के कपड़े धोने के लिए आती थी, वो जिन बंदों की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी वो गांव में बात फैला देते थे कि भैया बुढ़िया जो है इस रंग के आज कपड़े धोने के लिए आई है घाट पे तालाब में, इस रंग के कपड़े आज गांव में से कोई नहीं पहनेगा, नहीं तो उसकी मौत निश्चित है। तो दोस्तों, इस तरह से कहानी बढ़ती रहती है और बुढ़िया जो है महीने की हर 13 तारीख को वहाँ पे कपड़े धोती थी और गांव वाले किसी तरह से पता लगा लेते थे और सबकी जान बची रहती थी।
तो दोस्तों एक बारी क्या होता है, जो गांव के हेड मास्टर होते हैं उनको जाना पड़ जाता है शहर में, और उन्होंने उस दिन भूरे रंग का कुर्ता पहना होता है। तो चांस की बात यह होती है कि जब शाम को वो बुढ़िया कपड़े धोने के लिए आती है तो वो भूरे रंग के कपड़े ही, अपनी जो साड़ी होती है भूरी रंग की साड़ी धो रही होती है। हालांकि उस टाइम पूरे गांव में बता दिया जाता है कि आज जो बुढ़िया है वो भूरे रंग के कपड़े धोने आई है घाट पे, और कोई आज भूरा रंग ना पहने, कोई कपड़ा भूरे रंग का ना पहने। पर होता क्या है, जो हेड मास्टर है वो तो शहर में गया होता है, तो उसको इस बात की खबर नहीं होती, और उस दिन उसने भूरे रंग का कुर्ता भी पहना होता है। इसलिए रात को जब वो आता है तो बुढ़िया उसका शिकार कर चुकी होती है। तो दोस्तों जब वो हेड मास्टर का शिकार कर रही होती है, वो जो सीन होता है वो बहुत देखने लायक होता है। जब हेड मास्टर लगभग 10-11 बजे सो रहा होता है, तो 10-11 बजे के करीब वो बुढ़िया जो है खिड़की से उड़ती हुई उसके पंखे पे उल्टा लटक जाती है, और जैसे ही हेड मास्टर की नज़र पड़ती है तो वो बुढ़िया उस हेड मास्टर को पकड़ के छत पर पटक देती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हेड मास्टर की मौत हो जाती है, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, और जो गांव के बड़े बूढ़े हैं वो यही कहते हैं कि देखो, इसने उस दिन भूरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था और बुढ़िया ने ही इसको मारा है, और ये बुढ़िया ने ही इसका शिकार किया है। तो गांव के जो जवान होते हैं, जिनका गर्म खून होता है, वो ये कहते हैं कि भैया ये तिल तिल के मरने से अच्छा है क्यों ना हम उस बुढ़िया को मार दें वहाँ पे जा कर के। पर जो गांव के बड़े बूढ़े होते हैं उनको रोक लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया जो भी वहाँ पे गया ना वो वापस नहीं आया है, वो कोई आम बुढ़िया नहीं है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब हेड मास्टर का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो उसका बेटा जो शहर में रह रहा होता है वो आ जाता है वहाँ पर, और ये सब देख कर के काफ़ी हैरान हो जाता है और दहशत में आ जाता है। इस इंसिडेंट्स को देखते हुए जो गांव वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जितने भी बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं, उनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि गांव वालों की बेचारों की मजबूरी होती है, खुद तो वहाँ पे पेट कैसे भरेंगे अगर वो खुद भी अपनी ज़मीनें जायदाद छोड़ के चले गए तो वो क्या करते हैं, गांव वाले अपने बच्चों और जो वृद्ध होते हैं उनको रिश्तेदारों के छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अब जवान ही बचे होते हैं और उनकी पत्नियाँ बची रहती हैं, जो किस तरह से अपने खेतों की जुताई करके अपना जीवन चला रहे होते हैं। उसी गांव में एक ज़मींदार भी होता है, जो पूरे गांव का मालिक कह सकते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है। उसका नाम प्रताप सिंह होता है। वो भी वहीं रह रहा होता है, पर क्योंकि वो काफ़ी अमीर था तो वो क्या करता था, अपने घर की पूरी शुद्धि कराता था रोज़ पंडितों से, और सब कवच वगैरह जो भी प्रोटेक्शन होती है वो सारी उसने करवा रखी थी कि किसी तरह से बुढ़िया कोई भी उसके परिवार वालों का शिकार ना करे। तो प्रताप सिंह के 3 लड़के होते हैं, और एक उसकी जो बीवी होती है और एक बूढ़ी माँ रह रही होती है उसके साथ। अब हेडमास्टर का लड़का, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका नाम मनोज होता है, वो अपने पिता की अंत्येष्टि करने के लिए गांव में ही रह रहा होता है, और 13वीं तक वहाँ पे उसका रहने का जो होता है योजना होती है। और वो अपने जो चाचा हैं, चाचा जी, क्योंकि उसके वहीं गांव में रह रहे होते हैं, वो यही कहते हैं कि उस जो औरत है, उस बुढ़िया ने उसके पिताजी को क्यों मारा, उनका क्या दोष था, वो तो निर्दोष थे। तो चाचा कहते हैं कि भैया वो कोई आम औरत नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़ा ना, वो चुड़ैल है, वो किसी को भी बिना किसी मकसद के मार सकती है। तो खैर मनोज तो गर्म खून होता है, वो अपने अंदर ही अंदर ये सोचता है कि मैं भैया उससे मिल के आऊँगा, उससे पूछूँगा कि भैया मेरे पिताजी को तूने क्यों मारा, तेरी क्या दुश्मनी है, क्यों इतने सालों से यहाँ पे टिकी हुई है और यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, और ख़ासकर से बच्चों का जीना हराम किया हुआ है, बच्चों को उठा रही है, जिसके कारण जो वहाँ के गांव वाले हैं उन्होंने अपने बच्चों को भी अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं वहाँ भेज दिया था।
तो दोस्तों अगली रात मनोज डिसाइड कर लेता है कि मैं उस औरत से मिल के आऊँगा, बुढ़िया से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बुढ़िया के पास पहुंच जाता है, उसकी कुटिया में, जंगल में। और जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ का जो सीन होता है ना, काफ़ी डरावना होता है। अच्छा कि आप ये लगा सकते हैं कि पैंट गीली हो जाएगी अगर वो कोई सीन देख लेता तो। उसमें होता क्या है कि जो बुढ़िया होती है, वो कुटिया की जो छत होती है उसके बाँस पर उल्टी लटकी हुई एक जानवर को खा रही होती है, उसका मांस नोच रही होती है और नोच के खा रही होती है। तो मनोज को देख करके वो नीचे उतर जाती है और उसकी तरफ लपकती है उसको मारने के लिए। पर मनोज ने एक तावीज़ पहना होता है अपने गले में, जिससे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो मनोज यही पूछता है कि तूने गांव वालों का जीना हराम क्यों कर रखा है? तूने मेरे पिताजी को भी मार दिया 2-3 दिन पहले। तेरा मकसद क्या है? तू चाहती क्या है? तो जो बुढ़िया है वो 5-10 मिनट चुप रहती है और फिर जवाब देती है कि देखो, मेरी कोई गांव वालों से दुश्मनी नहीं है। गांव वालों को मैं इसलिए मारती हूँ क्योंकि वो जो है ना, उस साले ज़मींदार का साथ देते हैं, उसके अंडर काम करते हैं और उसी को ही बड़ा बना रहे हैं, उसी को ही अमीर बना रहे हैं। मेरी दुश्मनी जो ज़मींदार है उनके पुरखों से थी और इससे भी है, और मैं अब तक इसकी 2 पीढ़ियों को ख़त्म कर चुकी हूँ। और मैंने कसम खाई थी कि मैं इसकी 3 पीढ़ी को ख़त्म कर दूँगी। अगर तू मेरी मदद करता है उस प्रताप सिंह को मारने के लिए, तो मैं गांव वालों को छोड़ दूंगी और गांव वालों को कभी तंग नहीं करूंगी, अगर तू मेरी मदद करता है उस ज़मींदार को मारने के लिए। तो जो मनोज होता है वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है यार, ज़मींदार वैसे भी निर्दयी है, किसी की कुछ ख़ास मदद तो करता नहीं, खून ही चूसता गाँव वालों का। क्यों ना इस बुढ़िया की मदद की जाए। इससे ये होगा कि इस बुढ़िया को भी मुक्ति मिल जाएगी और गांव वालों को भी मुक्ति मिल जाएगी और सब हंसी खुशी रहेंगे। तो मनोज उस बुढ़िया से वादा कर देता है। वो ये कहता है कि परसों अमावस्या है और जितने भी जो ज़मींदार है, जितने भी उसने अपने घर के चारों तरफ जो भी प्रोटेक्शन लगा रखी है, जो भी धागे कीले वीले ठोक रखी है तुम्हें भगाने के लिए, वो मैं सब हटवा दूँगा। और लगभग रात के 3 बजे या 2 से 3 के बीच में तुम आना और जो तुम्हें करना है उस ज़मींदार के साथ करके मुक्त होके यहाँ से दूर चले जाना, फिर कभी मत आना यहाँ पर। तो बुढ़िया जो होती है हंसती हुई मान जाती है। वो कहती है ठीक है, ऐसा ही होगा, अमावस्या को मैं अपना बदला पूरा करूँगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो मनोज गांव में वापस आ जाता है और सुबह ये बात जो है चाचा को बताता है अपने कि देखो, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है और हमारी मुक्ति हो जाएगी, इससे अब गांव वालों को तंग नहीं करेगी। तो जो उसका चाचा होता है उसको धमकाता है बहुत, कहता है तू ना साला 1 नंबर का चूतिया आदमी है और तू ये जानता नहीं है कि ये कितनी चालाक है बुढ़िया, और तूने गलत काम किया है और हो सकता है तेरे को आगे भुगतना पड़े। पर मनोज कहता है कि ये तो बुढ़ा है, इसको तो साला इतने साल हो गए, मुक्ति नहीं पा सका उस बुढ़िया से, ये मेरे को सिखा रहा है। तो मनोज क्या करता है, जैसे अमावस्या वाले दिन में क्या करता है, जितने भी वहाँ पे शुद्धि करने वाले जो पंडित आता था उसको पैसे दे के, डबल ट्रिपल पैसे दे करके उसको मना कर देता है कि भैया तो उस दिन शुद्धि मत करियो। और जो वहाँ के नौकरों को पैसे दे करके जितने भी कवच वगैरह होते हैं सबको खंडित करवा देता है और कीले वीले निकलवा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुढ़िया है उसके लिए रास्ते खोल देता है सारे, जो मनोज है। तो ऐसा ही होता है क्योंकि जो बुढ़िया होती है वो यही करती है, वो उस दिन अमावस्या को रात के 3 बजे वहाँ पहुँच जाती है और अपना काम कर देती है। तो सुबह गांव में काफ़ी हल्ला मच जाता है और मनोज सोचता है कि भैया उसने काम कर दिया अपना, बुढ़िया ने, और गांव वालों का पिंडा छूट गया और मेरा भी बदला पूरा हो गया क्योंकि मैंने उस औरत को भगा दिया यहाँ से। पर दोस्तों, जब उसको असली बात पता लगती है
मनोज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। मनोज को ये पता लगता है कि उस प्रताप सिंह ज़मींदार का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो ज़िंदा है, पर जो बुढ़िया है उसने उसके तीनों लड़कों को उठा लिया और वहाँ ले गई है जंगल में रात को। तो मनोज जो है उसको काफ़ी धक्का लगता है कि ये क्या हो गया। मैं तो चाहता था कि ज़मींदार मर जाए और वो अपना बदला पूरा कर ले, ये बेचारे 3 मासूमों को क्यों उठा के चली गई। तो मनोज सोचता है कि मैं मिल के आता हूँ और उन बच्चों को छुड़ाता हूँ। तो मनोज उसी रात पहुँच जाता है वहाँ पे उसकी कुटिया में, और कुटिया में उसको बुढ़िया तो नहीं दिखाई देती, पर कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी औरत 30 से 35 साल की जो औरत है काले लिबास में बैठी हुई साधना कर रही होती है, और उन जो तीनों बच्चे होते हैं वो मरे पड़े होते हैं, उनकी गर्दन कटी हुई होती है, मानो कि उनकी बलि दे दी हो। तो मनोज पूछता है कि वो बुढ़िया कहाँ पे है, जो 200 साल की बुढ़िया कहाँ मर गई वो, और तुम कौन हो। तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि वो बुढ़िया जो थी ना वो मैं ही हूँ, और तूने मेरी जो सिद्धि है ना उसको प्राप्त करने में बहुत मदद की है। तो मनोज कहता है कि कौन सी सिद्धि, और तुम में से इतनी जवान कैसे हो गई। तो वो जो औरत होती है वो हंसते हुए बोलती है कि भैया मैं कोई चुड़ैल कोई वो नहीं हूँ बुढ़िया, मैं एक डायन हूँ, और मैं 150 साल से यहाँ पे साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी, और मैं अब तक 97 बच्चों को मार चुकी थी, बलि दे चुकी थी उनकी, और मेरे पास खाली 3 की कमी थी, और उन 3 की कमी तूने पूरी कर दी है, और मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो बता तेरे को क्या चाहिए। तो मनोज को काफ़ी धक्का लगता है, वो तो ये सोचता है कि भैया इसने तो साला मेरे को धोखा दिया है, और मैं क्या करूँ। तो जो डायन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है मनोज से, और उसको शादी तक के लिए कह देती है। वो ये कहती है कि तूने मेरी मदद की है, तूने मेरे को ही जवान बनाया है, और अब तू ही मेरे साथ रहेगा, और मैं जो तू चाहेगा वो मैं तेरे को, जो सुख चाहेगा वो सुख मैं तेरे को दूँगी। तो मनोज ये सुन कर के उसकी फट जाती है, क्योंकि अगर वो मना करेगा तो डायन उसको मार देगी, और अगर हाँ करेगा तो ज़िंदगी तो नरक होनी होनी है। पर मनोज अपने अंदर जो दिल है ना वो स्ट्रॉन्ग कर लेता है, हार्ड कर लेता है अपने दिल को। वो ये कहता है इस साले से मैं बदला लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो हाँ भर देता है, और दोनों शादी कर लेते हैं, और लगभग आप ये लगा लीजिए 2 साल तक, 1 से 2 साल तक साथ साथ रहते हैं। और मनोज जितनी भी जो डायन सिद्धि और तांत्रिक जो अनुष्ठान करती थी उसमें उसकी मदद किया करता था। जो डायन होती थी कई बार आसपास के गांव से भी बच्चों को लेकर के आती थी और उनकी बलि देती थी, पर बेचारा मनोज जो है वो चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा था और एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था। तो मनोज को लगभग 2 साल हो जाते हैं उस डायन के साथ रहते हुए। मनोज एक दिन कहता है कि मैं ना अपने जो है रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ। जो मेरी एक बहन रहती है हरिद्वार में, उनको काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं मिला, वो काफ़ी दुख में है। तो डायन कहती है ठीक है, इग्नोर कर देती है और कहती है कि अमावस्या से पहले आ जाइयो, क्योंकि मेरा उस दिन बहुत तगड़ा तांत्रिक अनुष्ठान है और मैं उस अनुष्ठान को करके काफ़ी शक्तिशाली हो जाऊंगी। तो मनोज हरिद्वार तो जाता है, पर उसकी वहाँ पे कोई बहन नहीं रह रही होती। वहाँ पे एक वो अघोरी से मिलता है, तो वो सारी कहानी जो उसके साथ घटित होती है वो सारी कहानी अघोरी को बता देता है। तो अघोरी कहता है कि भैया तू कहीं भी पहुँच जा, वो डायन तो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पर हाँ, एक तरीका है उस डायन को काबू में करने का, क्योंकि वो बेचारे मासूम बच्चों को रोज़ बलि चढ़ा रही है। तो तेरा मनोज ये कर्तव्य बनता है, अघोरी उसको कहता है कि अब तेरा ही कर्तव्य बनता है, तूने ही उसको डायन बनाया कि उसको तेरे को ख़त्म करना है किसी तरह से भी। तो मनोज कहता है कि आप मेरे को कोई तरीका बताइए कैसे किया जाए इस चीज़ को। तो अघोरी कहता है कि जो डायन है वो अपने जो अनुष्ठान कर रही है उसमें बलि जो वो देती है उसका बड़ा महत्व है, और जिसको वो बलि देती है, जिस शैतान को वो बलि देती है, अगर वो बलि किसी मरे हुए की हो जाए तो
जिसकी वो पूजा कर रही है वो उससे रुष्ट हो जाएगा। जिस डाकिनी की पूजा कर रही है वो डाकिनी उससे नाराज़ हो जाएगी डायन से, और उससे उसकी सारी शक्तियाँ वापस ले लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अघोरी मनोज से यही कहता है किसी मरे हुए की बलि दिलवा दो उससे, डायन से, और जिसकी वह पूजा करती है वो गुस्से में आके उसे सारी उसकी शक्ति वापस ले लेगी। तो मनोज जो है वो वापस लौट रहा होता है जंगल की तरफ, और जंगल से 3-4 किलोमीटर पहले एक शमशान घाट में वो क्या देखता है कि एक छोटे बच्चे को उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे को कभी जलाया नहीं जाता और छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके दिमाग में आ जाते है कि भैया आज इस डायन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो वो क्या करता है, जब उसके जो अनुष्ठान पूरा हो जाता है उस बच्चे का जो मरा हुआ होता है, वो उसकी कबर खोद करके उस बच्चे को ले आता है और छुपते छुपाते वो जंगल में उसको छुपा देता है कुटिया के पास, जो डायन की कुटिया होती है जहाँ पे वो अनुष्ठान कर रही होती है। तो अमावस्या की रात अगली रात होती है, और डायन क्या होती है, हमेशा की तरह एक नवजात बच्चे को इस बारी लेकर के आती है और उसको बलि के लिए एक जो होता है ना, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक तख्ता होता है, उस पे उसको लेटा देती है और वहाँ से चली जाती है और अपनी जो सामग्री वगैरह उसको जुटाने के लिए जो हवन सामग्री होती है। तो मनोज क्या करता है, उस तख्ते के नीचे जो मरा हुआ बच्चा होता है ना उसको बांध देता है, और जब जो डायन है अपना अनुष्ठान पूरा करके जैसे ही बलि देती है उस तख्ते को वो पलट देता है, और तख्ते को पलटने से क्या होता है कि जो मरा हुआ बच्चा होता है, जिस चाकू से, जिस तलवार से वो बलि देती है, वो तलवार जो है उस जो डेड बॉडी होती है, जो मरा हुआ बच्चा होता है, उसकी गर्दन पे लग के अलग हो जाती है, और तभी डाकिनी प्रकट हो जाती है और उससे रुष्ट हो जाती है डायन से, और कहती है कि तेरे को शर्म नहीं आती, तूने जो है मरे हुए की बलि मेरे को देती है, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी और तेरी से सारी शक्तियाँ तेरे से वापस ले लूँगी। तो जो डाकिनी होती है वो उस डायन से सारी शक्तियाँ वापस ले लेती है, और डायन का हाल पहले जैसा ही हो जाता है जैसे वो जब 200 साल की पहले रह रही थी, कमज़ोर सी, भद्दी सी, डरावनी सी, वो वैसे की वैसी हो जाती है। तब मनोज देखता है कि भैया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और मनोज क्योंकि 2 साल से उसके साथ रह रहा होता है तो उसकी जो कमज़ोरी है डायन की वो भी उसे पता होती है। तो वो क्या करता है, डाकिनी की जो मूर्ति होती है उससे त्रिशूल निकाल करके जो डायन होती है उसके माथे पे बीचों बीच उस त्रिशूल को उसके माथे पे गाड़ देता है, और जो है डायन वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और उसकी जो लाश होती है उसको उल्टा गाड़ देता है वो शमशान घाट में ले जा कर के, क्योंकि कहा जाता है जो डायन होती है, चुड़ैल होती है, उनको हमेशा उल्टा गाड़ना चाहिए, जो उनका मुंह होता है वो ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो मनोज जो होता है खुशी खुशी लगभग 2 साल के बाद अपने गांव में वापस आ जाता है और गांव वालों को सारी कहानी बताता है, पर गांव वाले जो होते हैं उसकी कहानी पे यकीन नहीं करते। कहते हैं ये तो साला, एक तो इसने उनके बच्चों को मरवा दिया ज़मींदार के, और ये हमारे बच्चों को भी मरवाएगा, और ये जो है डायन का ही साथी है, इसने इससे शादी करी थी और ये जो है हमें भी मारेगा। तो जो है जो गांव वाले हैं वो शक में उसको, मनोज को मार देते हैं, और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी धोखा, और ये आप लगा लीजिए काफ़ी डरावनी कहानी थी। अगर एपिसोड यूट्यूब पे होता तो मुझे लगता है शायद यूट्यूब वालों को मजबूरन इसे डिलीट करना पड़ता है यूट्यूब से। हो सकता है यही कारण है कि क्या पता इसको अपलोड भी पहले किया गया हो, पर इसके डरावने होने के कारण क्या पता इसको डिलीट भी कर दिया गया हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।